बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 जनवरी और पाकिस्तान में पीर की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के 47वें, जी हां 47th प्रेसिडेंट जो हैं उसका उन्होंने हल्फ ले लिया है और आज से उनका जो 4 साला सदारती दौर है उसका आगाज़ हो गया है। हल्फ की तकरीब बहुत ही छोटी हुई। मैंने जैसे आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि अमूमी तौर पर तो इसमें 2-2 मिलियन के करीब लोग आ जाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ओबामा के वक्त में आए थे, और प्रेसिडेंट ट्रंप के वक्त में भी कहा जाता है कि 500,000 से 1 मिलियन लोग जो हैं उनकी जो पहली तकरीब हल्फ बर्दारी थी, जब वो पहली दफ़ा सदर मुंतखब हुए थे तब लोग आए थे। लेकिन इस दफ़ा शदीद सर्दी की लहर है वाशिंगटन डीसी में, जिस वजह से ये इंडोर हुआ और महज 600 के करीब शायद लोग इस तकरीब में शमूलियत कर सके। नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको एक इनसाइड स्टोरी पहले दे देता हूँ कि पाकिस्तान से भी एक अहम शख्सियत जो है वो वाशिंगटन डीसी में पधारी हुई थी, और वो जो अहम शख्सियत है वो हमारे चौधरी साहब के बहुत करीब हैं। आप नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा, और आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो जो शख्सियत है वो वाशिंगटन डीसी में थी वो शख्सियत, और इस हल्फ बर्दारी की तकरीब को हर सूरत किसी भी कीमत के ऊपर अटेंड करना चाहती थी वो शख्सियत। और उस शख्सियत ने कल रात तक ताबड़तोड़ कोशिश की किसी भी तरह से कोई भी पास हासिल करने की। उन्हें किसी ने इस चीज़ का लारा भी लगाया। आज वो अलल सुबह तैयार होकर इस बिल्डिंग के करीब एक निजी होटल के अंदर आके रुके रहे और इंतज़ार करते रहे कि उनको वो पास दिया जाएगा जिस पर वो इस तकरीब में शामिल हो सकेंगे। लेकिन आखिरी मिनट पर उन्हें बताया गया कि ये मुमकिन नहीं है, वो वहाँ से नाकाम लौटे हैं। तो चौधरी साहब के वैसे तो 2 लोग इस तरफ पधारे हुए थे, मीन पाकिस्तान से 2 आम शख्सियात थी, वो भी यहाँ पर नज़र नहीं आई। तो आप सोच लीजिए खुद कि ये एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। चंद दिन पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर खबरें लगाई गई थी, बल्कि दूसरी शख्सियत, एक और बड़ी अहम शख्सियत है, उनकी बात भी करते हैं, बिलावल जरदारी साहब, उनसे रिलेटेड भी एक खबरें लगाई गई थी कि वो भी, उनका तो हमें नहीं पता कि वो डीसी के इर्द गिर्द आज थे या नहीं थे, क्योंकि उनके बारे में हमारे पास कोई इतलात नहीं। लेकिन ये इतलात ज़रूर पाकिस्तान के टेलीविजन्स ने दी थी कि उन्हें खुसूसी तौर पर ये कहा गया था कि उनके अपने नाम पर बाय नेम उन्हें इनवाइट किया गया है और वो इस सदारती जो हल्फ बर्दारी होगी इसमें शामिल होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही उन्हें बाई नेम हमारी इत्तला के मुताबिक कोई इन्विटेशन था। और हालांकि पाकिस्तानी मीडिया को ये पता भी था कि चंद दिन के बाद लोगों को पागल बनाने का फ़ायदा नहीं, ये सच खुल के सामने आ जाएगा। लेकिन जाहिर है वहाँ पर जो हमारा, जिसे ट्रंप लेगेसी मीडिया कहते हैं, हमारा जो लेगेसी मीडिया है या लफाफा मीडिया है, दोनों एल से ही शुरू होते हैं, दोनों के जो नाम है, तो इनका लेगेसी, हमारा लफाफा, उनको मेरा ख्याल इतनी लंबी सोच नहीं सोचते। वो सोचते हैं चले 4 दिन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उसके बाद क्या होता है वो देखा जाएगा। बहरहाल ये तो मैंने आपको इनसाइड स्टोरी दी है। एक बहुत ही अहम शख्सियत जो हाफिज़ साहब के बहुत करीब है, वो अमेरिका में बैठी हुई थी और उन्होंने बहुत कोशिश की, आखिरी मिनट तक कोशिश की। इस हल्फ बर्दारी की तकरीब के पास ही एक प्राइवेट होटल में वो क़याम पजीर रही। वो शख्सियत सुबह से आके बैठ गई और जो हमारे एम्बेसी के लोग थे उनको भी भगाया दौड़ाया, लेकिन कुछ हासिल उसमें से ना हुआ। अब आते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ऐलानात किए हैं, क्योंकि उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो सादा थी कंपैरेटिवली, क्योंकि मैंने आपको बताया इंडोर थी। वेदर आज बहुत ही सर्द है वाशिंगटन डीसी के अंदर, -16 -17 तक सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर गिरना है। लेकिन जब विंड चिल होती है तो उससे वो जो इफ़ेक्ट है हवा चलने से, वो इफ़ेक्ट जो है वो -25 -26 इंसानी जिस्म को जो है वो महसूस होता है। तो बहुत ही सख्त सर्दी है, इस वजह से ये इंडोर हुआ। और थोड़ी सी कुछ डिफरेंट प्रेसिडेंट ट्रंप की आज की तकरीर थी। अमूमी तौर पर इस तकरीर में जो मौजूदा प्रेसिडेंट होता है वो आने वाले प्रेसिडेंट को ज़ाहिर है वेलकम करने के लिए वहाँ मौजूद होता है। तो ये तकरीर अमूमी तौर पर बहुत ही नरम की जाती है, गर्म कम की जाती है, क्योंकि इसमें सदर बाइडन, उनकी अहलिया और जिनको हराया, आपको आपके सामने जो वाइस प्रेसिडेंट थी जिनको हराया वो भी वहाँ पर मौजूद थी, कामला देवी हैरिस और उनके शौहर भी। और इसी तरीके से दूसरी तरफ से सदर ट्रंप, उनकी अहलिया और जो वैंस हैं जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं,
और उनकी अहलिया, वो तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन सदर ट्रंप ने बहुत ही मैं यही कहूँगा कि एग्रेसिव स्पीच की और एक नई जंग का भी ऐलान कर डाला है। एक किस्म का जंग का ऐलान तो नहीं, लेकिन उसमें से जंग ही निकलती हुई आ रही है। जो सबसे बड़ा उन्होंने ऐलान किया है मेरी नज़र में, वो ये किया है कि वो जो पैनामा कैनाल है उसका वो इख्तियार वापस लेना चाहते हैं, उसका कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं। ये ज़ाहिर है, इसके बारे में इससे पहले ही जो पैनामा के प्रेसिडेंट है वो कह चुके हैं कि हम अपने जो हमारा इलाका है और हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे मुल्क का एक एक इंच है, ज़मीन हो या उसके मुल्का इलाके हों, उसका हम हर सूरत दिफा करेंगे। वो हमारी मलकियत है, हमारी टेरिटरी है, हम एक सॉवरन मुल्क हैं और अगर कोई हम पे हमला आवर होगा तो हम उसका मुकाबला करेंगे। तो अब पैनामा जो है, पैनामा देता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा ये कैनाल वैसे, तो उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप से ये सवाल चंद दिन पहले पूछा गया था कि क्या आप फ़ौज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं करूँगा, मतलब कि फ़ौज इस्तेमाल करने का भी उन्होंने पहलू हाथ में रखा हुआ है। तो आज एक किस्म का फिर ये ऐलान जंग ही है अगर आगे से पैनामा नहीं मानता। अच्छा, अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ऐलान तो कर दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ बता दें क्विकली कि ये जो पैनामा कैनाल है इसकी अहमियत क्या है। पैनामा कैनाल जब तक नहीं बनी हुई थी तो जो अमेरिका की एक्सेस थी पैसिफिक ओशन, मतलब पिछली तरफ चाइना के, अपना चाइना भी कह लें एक तरह से, तो जापान खसूसी तौर पर, ऑस्ट्रेलिया खसूसी तौर पर, उस तरफ जो एक्सेस थी उसके लिए अमेरिकी जो बहरी जहाज़ थे, समुद्री जहाज़ थे, उनको हज़ारों मील एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़ता था और पूरे साउथ अमेरिका की जो ज़मीन है जो उसके ऊपर से गुजर के फिर जाके वो पैसिफिक ओशन में जाते थे। तो पैनामा कैनाल उसके लिए बनाई गई ताकि इसको शॉर्टन किया जाए, जिससे हज़ारों मील का सफ़र भी बचा और कई महीने लगते थे बहरी जहाज़ों को, एक्स्ट्रा महीने मैं कह रहा हूँ, कई महीने समुद्री जहाज़ों को एक्स्ट्रा लग जाते थे जब वो पूरे साउथ अमेरिका के ऊपर से घूम के पैसिफिक ओशन में जाते थे। इसके लिए सबसे पहले तो ये सारी टेरिटरी जो थी वो कोलंबिया एक रियासत थी, मुल्क उसके नीचे थी सारी, उसको तोड़ के दो हिस्सों में किया गया और उसमें से पैनामा को पहले तो अलग करवाया गया। ये जो सारी तोड़ फोड़ थी, ये जो पैनामा को इंडिपेंडेंट करवाया गया था, इसमें भी कहा जाता है कि अमरीकी हाथ था और अमेरिका ने पहले तो जो कोलंबिया की रियासत थी उसके टुकड़े किए, मतलब उसमें से पैनामा को अलग किया। जब हो गया तो फिर उन्होंने पैनामा के बारे में जो है वो बातचीत शुरू की और उन्हें कहा कि यहाँ पर हमने ये कैनाल बनानी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुएज़ कैनाल है उस तरफ इजिप्ट की तरफ, और वहाँ से जो समुद्री जहाज़ हैं वो तेज़ी से गुजर सकते हैं। तो जब अमेरिका का ये एग्रीमेंट हो गया और शायद 10-12 साल लगे इस कैनाल को बनाने में, या शायद इससे भी ज़्यादा, इस पर मुख्तलिफ जो है वो राय है। ट्रंप साहब ने तो आज शायद 38,000 कह डाला, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि इतने लोग अपनी जान से गए थे इस कैनाल को बनाते हुए, लेकिन जो नंबर हमारे पास अवेलेबल है वो शायद 5800 है। 5800 लोगों की ज़िंदगियाँ ज़ाया हुई थी या ज़िंदगियों से गए थे ये पैनामा कैनाल बनाते हुए। बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट था और अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट ट्रंप उस वक्त तक ये दुनिया का, उस वक्त जब ये बना और खोला गया तो इंसानी जो भी दुनिया में प्रोजेक्ट बने वो सबसे महंगा प्रोजेक्ट जो है वो पैनामा कैनाल था अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट ट्रंप। 1914 में इसको खोला गया इस कैनाल को, और उसके बाद इसमें से ज़ाहिर है शिप्स गुजरने शुरू हुए। 1914 से लेके 1977 तक ये पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में रहा। अमेरिका ने इसको क्योंकि बनाया था, इसमें 10 मील की एक ऐसी पट्टी थी जिसके ऊपर पूरा अमेरिका का कंट्रोल था। और ये कैनाल तो ज़ाहिर है लंबी है 10 मील से, लेकिन इसके ऊपर, पूरी के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल रहा और अमेरिका ही इसे 1977 तक मैनेज करता रहा। 60s का जो अवाइल थे उसके अंदर, पनामा के अंदर बड़ी अनरेस्ट हुई, वो अमेरिका का कब्ज़ा नहीं चाहते थे, उससे छुड़वाना चाहते थे और उन्होंने फिर इसके ऊपर बहुत मुजाहरे किए, एक दफ़ा गोली चली, लोग वहाँ पर बहुत सारे जाँ बहक हो गए। उसके बाद फिर अमेरिका ने उनसे बातचीत करनी शुरू की, तो जो सदर जिमी कार्टर थे उन्होंने उनके साथ फिर एक मुआहदा किया और उन्होंने पैनामा कैनाल जो थी उसका एक शेयरिंग बेस के ऊपर उसका कंट्रोल जो है वो आधा पनामा को दे दिया, आधा खुद रखा, मिल के कंट्रोल करेंगे। उस वक्त जो सदर रेगन आ रहे थे ऑफिस में, उन्होंने कहा था कि जो पनामा कैनाल है वो हमारा है, अमेरिका का है और उसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती। बहरहाल प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, उन्होंने ये पनामा कैनाल के ऊपर उनका जो इस्तेहकाक था पनामा का वो एक्सेप्ट किया था और जस्टिफिकेशन भी दी थी कि ये उनकी लैंड है, उन्हीं की ज़मीन पर है और उन्होंने कभी हमारे से एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर कोई साइन नहीं किया था, हमने खुद ही डिक्लेयर किया हुआ था। तो उन्होंने पनामा को इसका एक्सेस दे दिया और इसमें यह भी एग्रीमेंट हुआ
1977 को दिया, लेकिन ये भी एग्रीमेंट हुआ कि 1999 में इसका मुकम्मल कंट्रोल जो है वो पनामा के पास चला जाएगा। तो 1999 में इसका कंट्रोल मुकम्मल पनामा को मिल गया। और उसके बाद अब वहाँ पर जो जहाज़ गुजरते हैं, एक तो आपको बताते हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग है ये सारी, क्योंकि दोनों तरफ समंदर है, दरमियान में खुश्की थी। तो पहले तो उस खुश्की के ऊपर एक मसनूई तरीके से एक वहाँ पर झील बनाई गई। ज़ाहिर है पानी ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर से जो हैवी शिप्स हैं वो गुजर सकेंगे, तो एक गहरी झील बनाई गई। और लेकिन वो जो झील है वो क्योंकि ज़मीन के ऊपर बनाई तो उसका जो सतह समंदर से लेवल है वो कम अज़ कम कोई 85 फीट ऊंचा है, मीन काफ़ी ऊंचाई पर है वो झील। तो अब जहाज़ों को यहाँ पर, ये हम आपको वीडियो में भी दिखा रहे हैं कि जब जहाज़ आते हैं तो चैनल बनाए गए। उस चैनल में पहले जहाज़ को लाया जाता है, उसको पानी से भरा जाता है और लिफ्ट किया जाता है ऊपर पानी से। फिर अगले चैनल में ऐसे ही पानी भरा जाता है, लिफ्ट किया जाता है, और फिर अगले में ऐसे 3 चैनल्स में से गुजारते हुए जहाज़ को एक समंदर से तकरीबन 90 फीट या 86 फीट जो है वो ऊंचा किया जाता है, बड़े बड़े मैसिव बहरी जहाज़ों को, समुद्री जहाज़ों को, और फिर उस लेक में लाया जाता है। फिर वो उस लेक में तैरता है और फिर इसी तरीके से उसे नीचे भी 85 फीट जो है वो लेके जाया जाता है और फिर वो अगले समंदर पे तैरता है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट था जिसे कंप्लीट किया गया। अब बात लंबी हो गई, लेकिन इसका मैं बैकग्राउंड आपको देना चाहता था। अब सदर ट्रंप कहते हैं कि इसका मैंने हर सूरत कंट्रोल लेना है, और ये जो पनामा कैनाल है इसके ऊपर अब चाइनीज़ का कब्ज़ा हो गया है और हमारे जहाज़ों को बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ देना पड़ता है, हमसे बहुत ज़्यादा पैसा वसूल किया जाता है। तो ये हमने उस वक्त जो गिफ्ट किया था जिमी कार्टर, लेट जिमी कार्टर जो प्रेसिडेंट, उन्होंने ये गलत फ़ैसला किया था और हम इसे वापस लेंगे। तो अब ये जो वाहिद ऐलान है, वैसे तो पता नहीं अभी क्या कुछ करेंगे 4 साल में, लेकिन पहले दिन ही ये उन्होंने, पहले तो वो कह रहे थे, लोग समझ रहे थे कि शायद सीरियस नहीं है, लेकिन आज उन्होंने अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में इस चीज़ का ऐलान कर दिया कि उसका हम कंट्रोल लेने जा रहे हैं, विच सेज कि शायद या तो नेगोशिएशन होगी पनामा के साथ या फिर जंग होगी। और भी उन्होंने अहम ऐलान किए हैं, 2 तो उन्होंने एमरजेंसीज आज अनाउंस कर दी हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि बॉर्डर पर जो भी गैर कानूनी इमिग्रेंट आएगा उसे वहीं से पकड़ के वापस भेज दिया जाएगा। तो एक तो ये बड़ा ऐलान किया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको जो है फौरी तौर पर मुल्क से निकाला भी जाएगा और बॉर्डर पर भी उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी इमरजेंसी, उन्होंने एनर्जी की कीमतें कम करने के बारे में उन्होंने कहा है कि हमारे पास तेल और गैस के वाफर ज़खायर हैं लेकिन हम उसे निकाल नहीं रहे। एक उनका जुमला है ड्रिल बेबी ड्रिल, तो उन्होंने कहा कि अब ड्रिल बेबी ड्रिल होगा, मीन हम ड्रिलिंग करेंगे, अपनी गैस और जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं वो निकालेंगे और एनर्जी की जो क्राइसिस है अमेरिका के लिए, प्राइसेस हाई हैं, उनको हम नीचे करेंगे। तीसरा बड़ा ऐलान उन्होंने कहा कि अब 2 ही जिनसें होंगी अमेरिका में, 2 ही जेंडर होंगे, मर्द और औरत। इसमें असल में यहाँ पर ये एक लंबी बहस है, लेकिन शॉर्ट बता दूं कि यहाँ पर एक इशू चल रहा है या एक कंसर्न चल रहा है या एक डिबेट चल रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पैदा, अगर वो मर्द हुए हैं तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई एज अ औरत करवाना चाहते हैं। किसी भी वक्त उन्हें लगता है कि अब मैं औरत हूँ, तो वो डॉक्टर के पास जाएं या कहीं भी जाएं तो वो कहते हैं कि मेरा जेंडर आज के बाद औरत लिखा जाए। वो औरतों वाला ही बाथरूम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तमाम चीज़ें। इसी तरह से कुछ ख़वातीन पैदा हुई होती, मीन एज वो एक फ़ीमेल के तौर पर, फीमेल बॉडी पैदा हुई, लेकिन वो अपने आप को बाद में आइडेंटिफाई करवाना चाहती हैं एक मर्द के तौर पर। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब जो बयान दिया है कि 2 ही जेंडर होंगे, मर्द और औरत। अपनी मर्ज़ी से लोग जो हैं वो जेंडर बाद में चेंज नहीं कर सकेंगे गालिबन। अभी वो इसकी मज़ीद डिटेल भी बताएंगे, जो मुझे समझ आया वो यही है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो दूसरे ममालिक हैं, नाम लिए बगैर, उनका इशारा चाइना पे था, चाइना के ऊपर टैक्स और टैरिफ लगाएंगे और ताकि अमेरिका अमीर हो, अमेरिका की मंडी तक अगर रसाई हासिल करनी है और अमेरिका को चीज़ें बेचनी हैं तो हम हायर टैक्स लगाएंगे ताकि अमेरिका जो है वो अमीर हो, अमेरिकी लोग अमीर हों, और हम दूसरे मुल्कों को अमीर नहीं करेंगे अपने बिजनेस से, बल्कि हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ ये सब कुछ जो है वो पैसा हमारे पास आए। फिर उन्होंने जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट कैनेडी, मार्टिन जॉन एफ कैनेडी, आपको पता है साबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट, उनको डैलस टेक्सास के अंदर उनको मार दिया गया था जान से, और उनकी जो कत्ल की सारी तहकीकात हैं वो अभी तक क्लासीफाइड हैं। और फिर उनके भाई रॉबर्ट कैनेडी को भी कत्ल कर दिया गया था, उनकी भी तमाम तफसीलात क्लासीफाइड हैं। और मार्टिन लूथर किंग को भी कत्ल किया गया था, उनके कत्ल की भी तफसीलात क्लासीफाइड हैं। उन्होंने इन तमाम तफसीलात को, तीनों को डी क्लासीफाई करने का भी ऐलान किया है। फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप की इनाग्रेशन स्पीच थी, उसमें जब टेलीविज़न पर वो कर रहे थे तो उनके बिल्कुल पीछे
जो एप्पल के सीईओ थे वो भी मौजूद थे, गूगल के, अमेज़ॉन के ओनर या सीईओ जो भी कहना उन्हें, और इसी तरह टेस्ला के या एक्स के जो एलन मस्क हैं। तो आपको गूगल, अमेज़ॉन, टेस्ला, एक्स और एप्पल, तमाम बड़ी जो कंपनीज हैं अमेरिका की, वो भी ट्रंप के पीछे खड़ी नजर आई। इसी तरह से कल शाम जो 19 जनवरी की रात थी, उसमें एक बड़ा इवेंट था, जो एक डिनर था प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, और उसमें हिंदुस्तान से जो अंबानी फैमिली है उसने शिरकत की। पाकिस्तान से जो हमारे कुगू गए हुए थे वो किसी ऐसी चीज़ में ना नज़र आए, ना शमूलियत इख्तियार कर सके। पता नहीं उन्होंने अपना पैसा कैसे ज़ाया किया। बहुत सारे लोग आए हुए हैं पाकिस्तान से, आपको उनके बारे में पता ही है। तो ये तो मामला था। उसके अलावा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बड़े आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मैं बदबूदार, जी हाँ, मैं बदबूदार और घटिया इस्टेब्लिशमेंट से लड़कर ये इंतखाब जीत कर आया हूँ और मैं उनको जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो जस्टिस सिस्टम में सियासी केसेस यहाँ बनाए गए उसका भी कला कमा करूँगा। और आज वो 100 के करीब प्रेसिडेंशियल एमरजेंसी हुक्मनामे जो हैं वो साइन करने जा रहे हैं, और 100 के करीब पहले दिन वो हुक्मनामे साइन करेंगे, जिसमें वो डिफरेंट लोगों को कुछ को रिलीफ देंगे, कुछ चीज़ों को बंद करेंगे, कुछ को खोलेंगे। तो ये देखते हैं, जैसे टिकटॉक खोलने का उन्होंने वादा किया हुआ है और आज शायद वो हुक्मनामा जो है वो साइन करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेकआउट्स थे जो प्रेसिडेंट ट्रंप की हल्फबरदारी हुई है, और उसके बाद उन्होंने क्या आम ऐलान किए हैं। उसके बाद अगली खबर आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रखते हैं, जहां पर एडिशनल जजेस ने, 2 जजेस एडिशनल आए हैं, वहां पर उन्होंने हल्फ लिया है। एक तो आपको पता है कि जस्टिस, अब वो जस्टिस हो गए, जस्टिस आज़म खान जो पहले सेशन जज थे इस्लामाबाद के, उन्होंने हल्फ उठाया। फिर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास, उन्होंने हल्फ उठाया। अब जैसे ही इन्होंने हल्फ उठाया तो फ़ौरन मोर्चाबंदी कर ली गई है। पहले से पता था ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो दोनों जजेस में से एक जज, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास, आप इन्हें चौधरी साहब के ख़ास आदमी समझे, इनका बेंच फौरी तौर पर जस्टिस आमिर फ़ारूक के साथ पहले ही दिन, आज ही इन्होंने हल्फ उठाया, आज ही डिवीज़नल बेंच में, उनके बेंच में ये चले गए। अमूमी तौर पर जो इमरान खान साहब की अपीलें होती हैं वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का ही डिवीज़नल बेंच जो है सुनता है। यहाँ पर 8 जजेस थे, 6 जजेस ने तो ख़त लिखा हुआ है उनकी इंडिपेंडेंस का, तो आपको पता है। उसके अलावा रह गए 2 जजेस, और जो 2 जजेस हैं उनमें एक जस्टिस आमिर हैं, और जो दूसरे जस्टिस थे साहब, वो भी पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में नहीं थे, वो भी अपने इंडिपेंडेंट फैसले अक्सर औकात दे देते थे। इन हालात के अंदर अकेले जस्टिस आमिर फ़ारूक रह जाते थे, और इस वजह से वो डिवीज़नल बेंच में कोई काम ऐसा नहीं कर सकते थे। इमरान खान की अपीलें ज़ाहिर है वहीं पर सुनी जानी है, इसलिए एक जज कम अज़ कम और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को चाहिए था अपने साथ बिठा के ये काम करने के लिए। कभी बंदा बीमार शुमार हो जाता है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने एक की बजाय 2 का इंतज़ाम उन्हें करके दिया है। दोनों आ गए हैं, लेकिन उन्होंने पहला कुर्रा निकाला है जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब के नाम। अब वो डिवीज़नल बेंच में बैठ गए हैं। लग यही रहा है कि जब इमरान खान साहब का मुकदमा आएगा तो अब उसको जस्टिस मिन्हास और जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो बेंच में बैठ के सुनेंगे। ये नई मोर्चाबंदी है जो इस्टेब्लिशमेंट ने की है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है वो हमने आपको बता दिया था, जो वहाँ पर एक फटा हुआ है, लेकिन अपडेट उसमें ये है, हमने पिछली जो वीलॉग में आपको बताया था कि जब फटा हुआ और वहाँ पर पूछा ये गया कि बताइए कि कौन से ऑर्डर के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जिसमें जस्टिस मंसूर को शामिल होना चाहिए था, लेकिन उन्हें बताए बगैर ही उनका बेंच तब्दील कर दिया गया, मुकदमा आगे से उठा लिया गया। तो जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे उन्होंने बताया कि ऐसा कोई तहरीरी हुक्मनामा नहीं है, वर्बल है। उस पर जस्टिस आयशा मलिक ने ये कहा कि ये जो एक इंतज़ामी मामला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, तो यहाँ पर तो हमने कोर्ट के अंदर एक जुडिशल ऑर्डर दिया हुआ है, तो जुडिशल ऑर्डर को कैसे टेक ओवर कर सकते हैं इंतज़ामी मामलात के अंदर, इवन चीफ जस्टिस भी नहीं कर सकते। 3 जजेस एक ऑर्डर देते हैं, तो आप एक जो अदालत का ऑर्डर है उसको तो अदालत ही बदल सकती है, कोई अपने चैम्बर में बैठ के तो नहीं बदल सकता, तो या बड़ा बेंच ही बदल सकता है ऑफ कोर्स उससे। तो इसके ऊपर खासा फटा हुआ है, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी जो है वो खुलकर सामने आए हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही काम करने आए थे, और उनके बारे में बहुत सारी दास्तानें हैं जो सुबह के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे कि कैसे किस किस से मुलाकात करते रहे, क्या कुछ करते रहे। लेकिन अगली खबर जो आपके सामने जाने से पहले देनी है वो खबर ये है कि 23 मई 26 नवंबर पर जो जुडिशल कमीशन बनाने जाने के लिए कहा गया था, 26 नवंबर और 23 मई,
इन दोनों के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का तकाजा था कि जुडिशल कमीशन बनाए, अब ज़राए ये खबर दे रहे हैं कि हुकूमत ने इनकार कर दिया, जिसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात ख़त्म। मतलब इमरान खान पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं, बार बार ऐलान हो चुका है। आज सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जब वो निकले जेल से इमरान खान से मिलके, तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। इसका पहले भी ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कर चुकी है। इमरान खान का दो टोक ये पैगाम है कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर उसके बाद मामला जो है मज़ीद मुज़ाकरात नहीं चलेंगे। तो हुकूमत अब ज़राए यहाँ पर रिपोर्ट ये कर रहे हैं कि हुकूमत जो है मीडिया के ज़राए बता रहे हैं कि वो उनका साफ जवाब है कि हमने कमीशन नहीं बनाना, क्योंकि ये मामला पहले ही अदालत में है, तो इस पर क्यों कमीशन बनाना। हालांकि ये बेहुदा बात है, बहुत सारे मामला अदालत में होते हैं, फिर भी उन पर जुडिशल कमीशन बनता है। और लग यही रहा है कि चौधरी साहब डरते हैं। जाहिर है अगर जुडिशल कमीशन बना तो जो 26 नवंबर के अंदर जिस तरीके से कत्लो गारत की गई और 9 मई जिस जाली तरीके से बनाया गया, ये कभी भी उस पर कमीशन नहीं बना सकते। इमरान खान ने इनको एक दफ़ा फिर एक्सपोज कर दिया है और इन्हें कुछ समझ नहीं है कि अब किस तरफ को निकलें। खबरें और भी थीं, इस पर भी मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। जाते जाते आपको सिर्फ ये बताएं कि कमेंट सेक्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पर हम अपना व्हाट्सएप चैनल हमने एक शुरू किया है, उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि जो ये आपके फायरवॉल वगैरह लगा के आपको ब्लॉक किया जाता है, आपको डायरेक्ट उसमें से अपडेट्स मिल सकें। तो उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो नंबर है, आपकी एसोसिएशन है, वो ना हमें पता होगी ना किसी को पता होगी, वो कोई एक्सेस किसी के पास उसकी नहीं होगी, वो सिर्फ आप ही के पास होगी। और आपकी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें, उस ग्रुप को आप ज्वाइन भी करेंगे, चैनल को ज्वाइन करेंगे, ग्रुप को नहीं, तो किसी को नहीं पता होगा कि आपने उस चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।